गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम 11 गली में। आज का मुकाबला है मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यह मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, यानी मुंबई इंडियंस के घर में। मैच में कुछ बेहद खतरनाक खिलाड़ी तो हैं ही, लेकिन आज मैं अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आपसे शेयर करूंगा, खासकर पावर प्ले स्टडी की, जो पिछले मैच में कहर बनकर टूटी थी। इसके अलावा कुछ अनोखी बातें भी हैं जो शायद आपको किसी और जगह न पता चलें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके शुरुआत कर देना। लाइक और कमेंट भी करना मत भूलना। अब बात करते हैं फोटो की, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें जो प्लेयर हैं वो लगभग सबके पास होंगे, लेकिन आज एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे मैं छोड़ने की सलाह दे रहा हूं। मैं ऐसा बहुत कम करता हूं, लेकिन इस प्लेयर को लेकर मेरा खास तर्क है। यह प्लेयर शायद बहुत सारे लोगों का कैप्टन या वाइस कैप्टन भी हो सकता है। आपको क्या लगता है वो कौन हो सकता है? नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो के अंत में मैं खुद बताऊंगा कि मैं किस खिलाड़ी की बात कर रहा हूं और क्यों उसे आप छोड़ सकते हो। तो बने रहिए और मजा लीजिए इस शानदार मुकाबले का। मुंबई वर्सेस आरसीबी का मुकाबला होने जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, और यह इस सीजन का 20वां मैच है। वानखेड़े की खासियत तो हम सभी को पता है, बट इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं साफ साफ बता देता हूं। सबसे पहले, पावर प्ले स्टडी भाई। जब मुंबई इंडियंस वानखेड़े में खेलती है तो पावर प्ले कुछ अलग ही लेवल का होता है। मैं आपको पिछले मैच के पावर प्ले के रिजल्ट्स भी बताऊंगा, क्योंकि पहली बार पावर प्ले स्टडी उसी मैच में टेस्ट हुई थी। तो यह जानना जरूरी है कि वो स्टडी सही गई थी या नहीं। दूसरा, एक बड़ा प्लेयर वापसी कर चुका है भाई साहब। यह बात तो सबको पता होगी, लेकिन फिर भी जिक्र जरूरी है, क्योंकि सीधे प्लेइंग 11 में शामिल होना चाहिए वो। बात बहुत बड़े खिलाड़ी की है, उसकी वापसी से बहुत कुछ बदल सकता है। तीसरा, विराट कोहली का डीप ब्रेकडाउन। उनका रिकॉर्ड, उनकी परफॉर्मेंस, हर चीज का हम संधि विच्छेद करेंगे, ताकि आपको यह फैसला लेने में आसानी हो कि उन्हें कैप्टन बनाना है या फिर ड्रॉप करना है। चौथा, सीबीसी का लॉजिक। आपको पूरा नंबर्स के साथ लॉजिक मिलेगा। हम सिर्फ तुक्केबाजी नहीं करते, हम बताते हैं कि किस प्लेयर के पीछे क्या साइंस है, क्या डेटा है। क्योंकि जब आपको किसी फैसले के पीछे का लॉजिक समझ आता है, तभी आपको संतुष्टि मिलती है। हमारा चैनल इसी बात पर भरोसा करता है। कोई आंख बंद करके प्लेयर चुनने वाली बात नहीं। यहां आपको सोच समझ के आंकड़ों के दम पर टीम बनानी सिखाई जाती है। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार आप यही बोलोगे, यार इस चैनल से तो कुछ सीखा। आरसीबी और मुंबई के बीच टक्कर होने जा रही है, और इस वक्त पॉइंट्स टेबल में आरसीबी काफी अच्छी स्थिति में है, वहीं मुंबई हमेशा की तरह नीचे की ओर ही है। शुरुआत के कुछ मैचेस में हार से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन बुमराह की मौजूदगी से जरूर फर्क पड़ेगा। उनकी बॉलिंग इस टूर्नामेंट में गेम चेंजर बन सकती है। रायन रिकल्टन 4 इनिंग्स खेल चुके हैं, ज्यादातर टीमों में होते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ वानखेड़े में ही उनका जलवा दिखा। 62 रन इसी मैदान पर आए थे। विल जैक्स को शायद एक और मौका मिल सकता है, लेकिन अगर इस मैच में भी परफॉर्म नहीं किया तो बदलाव लगभग तय है। मेरे हिसाब से एक ऐसा बॉलर बाहर बैठा है जो बेहतर योगदान दे सकता था, लेकिन जैक्स की वजह से मौका नहीं मिल पा रहा। अगर उसे मौका मिलता है तो बैटिंग लाइनअप को भी बैक करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना पड़ेगा। अब तक विल जैक्स के स्कोर रहे हैं 5, 16 और 11। ये आंकड़े उन्हें खेलने लायक नहीं दिखा रहे। तिलक वर्मा की बात करें तो उन्होंने भले ही टीम को मैच न जिताया हो, लेकिन फैंटेसी में पॉइंट्स जबरदस्त दिए हैं। 3 इनिंग्स में ही वो 25 से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं, और यही खिलाड़ी मैच जिताते हैं। सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में लौट चुके हैं। टूर्नामेंट में अभी तक 25 से नीचे स्कोर नहीं किया है, और अब तो उनका फेवरेट मैदान वानखेड़े आ गया है। उम्मीद बहुत बढ़ गई है। हार्दिक पांड्या एक भी मैच में विकेटलेस नहीं रहे, और बॉलिंग में बहुत समझदारी से क्रूशियल मोमेंट्स में स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटिंग में भी ऊपर आ सकते हैं, नजर जरूर रखिए। नमन धीर ने चौथे या 5वें नंबर पर आकर 24 बॉल में 46 रन बनाए थे, वो भी तेज स्ट्राइक से। उन पर भी ध्यान देना होगा। बॉलिंग की बात करें तो दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और अब बुमराह, ये जोड़ी जबरदस्त हो सकती है। मैच की शुरुआत में शायद पहले 3 ओवर चाहर और बोल्ट करें, और चौथा या 5वां ओवर बुमराह को मिल सकता है। लेकिन अगर चाहर की बॉलिंग में स्विंग जबरदस्त रही तो शायद वो 4 ओवर पूरे कर जाएं, और फिर बुमराह आकर पिटाई रोक सकते हैं।
अब बात करते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम में आरसीबी के लिए क्या हुआ है, खासकर इस टूर्नामेंट में। अगर आप ध्यान से देखो तो फाफ डू प्लेसेस ने बनाए हैं 14, 32 और 56 रन। विराट कोहली ने 31 और 59 और रजत पाटीदार ने 41, 12 और 34 रन। इन तीनों ने अब तक इस वेन्यू पर आरसीबी की तरफ से सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा एक मैच में लियाम लिविंगस्टोन ने और दो मैचों में टिम डेविड ने धमाकेदार बल्लेबाजी की है और ये निचले क्रम से आकर मैच पलट सकते हैं। बॉलिंग की बात करें तो जोश हेजलवुड इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं और अब आपको भी दिखने लगा होगा। क्यों? क्योंकि एक भी मैच ऐसा नहीं गया जहां उन्होंने विकेट न लिया हो। उनके पास कंसिस्टेंसी भी है, इकोनॉमी भी और विकेट्स भी। इसी तरह भुवनेश्वर कुमार ने भी दो मैच खेले और दोनों में विकेट लिए। कृणाल पंड्या ने भी एक मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बाकी मैचों में जब टीम ने सेकंड इनिंग में बॉलिंग की तो उन्हें उतना मौका नहीं मिला। अब अगर बॉलिंग की बात करें तो शुरुआत में बोल्ट झर बन जाते हैं। अश्विन जहां आए वहां से बुमराह का आना तय लग रहा है, या तो तीसरे चौथे ओवर में या फिर सीधे पांचवें ओवर में। अब बात करते हैं डेथ ओवर्स की बॉलिंग की। पहले क्या हो रहा था? बोल्ट एक ओवर करते थे, चाहर एक ओवर करते थे और बाकी डेथ ओवर्स थोड़ा बिखरे हुए थे। अब ऐसा लगता है कि ये डेथ ओवर्स शॉर्ट और सटीक होंगे। अब आप देखिए, 17वां और 19वां ओवर या 18वां और 20वां, इनमें से दो ओवर बुमराह को मिल सकते हैं। एक ओवर बोल्ट, एक ओवर चाहर, तो आखिरी 4 ओवर बढ़ जाते हैं इन तीनों में। इससे उनकी डेथ बॉलिंग ज्यादा मजबूत और स्ट्रेटेजिक लग रही है। और हां, आरसीबी की ओपनिंग बॉलिंग भी बहुत बेहतरीन है। मतलब यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों टीमों की ओपनिंग बॉलिंग ही इस मैच का रुख तय कर सकती है। अब बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम के वेन्यू फैक्ट्स की, जो इस मैच को समझने में बहुत मदद करेंगे। सबसे पहली बात, वानखेड़े में चेजिंग साइड को जबरदस्त फेवर मिलता है। यहां पर अब तक के आंकड़ों को देखें तो चेजिंग करने वाली टीमों ने 117 में से 87 मैच जीते हैं, यानी करीब 30 मैचों का फर्क है, जो बहुत बड़ी बात है। इसका एक बड़ा कारण है ड्यू, यानी दूसरी इनिंग में गेंदबाजों को ग्रिप नहीं मिलती और बल्लेबाजी आसान हो जाती है। टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस एमआई ने वानखेड़े में 66 मैच जीते हैं, वहीं उन्होंने वानखेड़े में 87 मैच खेले हैं। आरसीबी की परफॉर्मेंस इस मैदान पर खराब रही है, अधिकतर मैच हारे हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो वानखेड़े पर मुंबई की पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन अब बात करते हैं करंट प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की, जो वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं। बैटिंग रिकॉर्ड्स, एमआई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, 2500 से ज्यादा रन सिर्फ इस वेन्यू पर। इतनी रन बनाने वाला कोई और प्लेयर नहीं है सिवाय विराट कोहली के, जो शायद अपने होम वेन्यू पर 3500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। लेकिन सिर्फ रन नहीं, एवरेज भी देखें तो रोहित का एवरेज 35 सूर्य कुमार यादव का, 37 हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा का, लगभग 30। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि एमआई के मिडिल ऑर्डर बैटर भी यहां शानदार खेलते हैं। बॉलिंग रिकॉर्ड्स, जसप्रीत बुमराह इस वेन्यू पर दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। उनकी स्ट्राइक रेट है 19, यानी हर 19 गेंदों पर एक विकेट लेना। 19 बॉल में एक विकेट। उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट है करण शर्मा का, लेकिन वो इस समय खेल नहीं रहे हैं, और दीपक चाहर का, जिन्होंने 11 इनिंग्स में 16 की स्ट्राइक रेट से विकेट लिए हैं। यह दिखाता है कि अगर गेंद स्विंग हो रही है तो वानखेड़े में पेसर्स का जलवा होता है। और यही कारण है कि मैच की शुरुआत में टॉस बहुत अहम हो जाता है। जो टीम टॉस जीतेगी उसका आधा मैच वहीं जीत जाना तय है। अब बात करते हैं कि जब आरसीबी खेलने आती है एमआई के होम वेन्यू वानखेड़े पर, तो आरसीबी के कुछ प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स कैसे हैं। यहां दो प्लेयर्स साफ साफ स्टैंड आउट करते हैं। रजत पाटीदार, जिनका प्रदर्शन वानखेड़े पर काफी अच्छा रहा है, और विराट कोहली, जिनका एवरेज 50 के ऊपर है। मुंबई की पूरी टीम में कोई भी प्लेयर यहां 50 प्लस एवरेज पर नहीं है, और आरसीबी के पास दो ऐसे प्लेयर हैं। इसका मतलब साफ है कि ये नॉट आउट रहकर खेले होंगे, तभी एवरेज इतना ऊपर गया है। बाकी प्लेयर्स की बात करें तो टीम डेविड का एवरेज 40 के करीब है, क्योंकि वो मुंबई के लिए भी इस वेन्यू पर खेल चुके हैं। जितेश शर्मा, जिनका एवरेज 36 के आसपास है, और वह यहां बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा खेलते हैं। देवदत्त पडिक्कल वानखेड़े में एक सेंचुरी भी लगा चुके हैं, और वो भी चेज करते वक्त। ये रिकॉर्ड जरूर बताएंगे। अब बारी है कुणाल पंड्या की। इन्होंने मुंबई के लिए लंबे समय तक खेला है, इसलिए उनके आंकड़े भी अच्छे हैं। बैटिंग एवरेज 23
और बॉलिंग स्ट्राइक रेट 18, जो काफी असरदार है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जोश हेजलवुड एकदम भरोसेमंद बॉलर हैं। अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो पूरे आईपीएल में मेरी टीम में पक्के रहते। पिछले मैच में देखा ही होगा, 116 ऑल आउट किया और फिर 121 रन का टारगेट 8 विकेट से चेज हो गया। बाकी पुराने मैचों की ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब हालात और टीम कॉम्बिनेशन बदल चुके हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, पेसर्स को यहां जबरदस्त मदद मिलती है। और अब आती है वो चीज जिसका सबको इंतजार था, पावर प्ले स्टडी। भाई, ये पावर प्ले स्टडी ऐसी खतरनाक चीज है कि आप देखकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि इसमें हम डिटेल में समझते हैं कौन सी टीम पहले 6 ओवर में दबाव बनाती है, कौन से बॉलर सबसे ज्यादा असर डालते हैं और कौन से बैटर उन ओवरों में रन उड़ाते हैं या जल्दी आउट होते हैं। यह स्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि यही पहले 6 ओवर मैच का रुख तय कर देते हैं। अब बात करते हैं पावर प्ले स्टडी के ट्रेंड की, जो इस एनालिसिस का सबसे दमदार हिस्सा है। अगर आप लास्ट 10 T20 नाइट मैचेस को देखो, सिर्फ वानखेड़े के, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सामने आता है। 90% टाइम पावर प्ले में विकेट गिरा है। और यह डेटा हम सिर्फ 2022 से अब तक के मैचेस का ले रहे हैं, क्योंकि वेन्यू पुराना जरूर है, 2010 से 2011 से चल रहा। लेकिन हाल के 2-3 सालों में पिच और कंडीशंस का नेचर थोड़ा बदला है, इसलिए नया डेटा ज्यादा रिलायबल है। इनिंग्स वाइज ब्रेकडाउन। फर्स्ट इनिंग्स, पहली बल्लेबाजी में 90% चांस है कि पावर प्ले में विकेट गिरेगा। यानी 10 में से 9 मैचों में विकेट गिरा है पहले 6 ओवरों में। सेकंड इनिंग्स छेज करते समय में यह आंकड़ा थोड़ा गिरकर 70% हो जाता है। यानी 10 में से 7 बार विकेट गिरा है। इसका मतलब क्या निकलता है? अगर आप एक इनिंग पकड़ना चाहो फैंटेसी या प्रेडिक्शन के लिए, तो फर्स्ट इनिंग्स को पकड़ो, क्योंकि वहां का विकेट गिरने का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट है, 90%। यह ट्रेंड फैंटेसी टीम बनाते वक्त और बॉलर चुनते वक्त बहुत काम आने वाला है। खास तौर पर अगर आप किसी को पहले 6 ओवर में विकेट टेकिंग बॉलर बनाना चाहते हो, तो यह स्टैट बिल्कुल गोल्ड है। अब जब हमने ये दो चीजें, पावर प्ले ट्रेंड और इनिंग्स वाइज विकेट रेशियो देख ली, तो अब सवाल आता है कि क्या ये ट्रेंड्स आईपीएल 2024 में भी रिप्लिकेट हुए? चलिए आईपीएल 2024 के डेटा पर नजर डालते हैं। पहली इनिंग्स में 7 में से 6 मैचों में यह ट्रेंड एकदम वैसा का वैसा रिप्लिकेट हुआ। और जो एक मैच था जहां ऐसा नहीं हुआ, वो डे मैच था। और डे मैच का हमारे इस ट्रेंड से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि ड्यू फैक्टर नहीं आता, लाइट्स नहीं होती, कंडीशंस अलग होती हैं। इसका मतलब 100% ट्रेंड वैलिडेशन हो चुका है। पावर प्ले में विकेट गिर रहा है, खासतौर पर पहली इनिंग्स में। अब देखें सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ। सेकंड इनिंग्स में विकेट गिरने का ट्रेंड और नीचे गिर गया, अब सिर्फ 40%। यानी सेकंड इनिंग्स के ओपनर को अब बहुत मजा आ रहा है, विकेट गिर नहीं रहे। इससे यह क्लियर हो जाता है कि पहली इनिंग्स में विकेट गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है, लगभग 100%। और सेकंड इनिंग्स में विकेट गिरने की संभावना बहुत कम, 40%। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप इस सीजन के मैचेस देखो, तो फर्स्ट इनिंग्स में एक पैटर्न चल रहा है। कभी 4 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर से 4 विकेट, और यह हर 3 से 4 मैच बाद रिपीट होता है। यानी मिनिमम 1 से 2 विकेट तो हमेशा गिरते हैं, और कभी कभी 4 विकेट तक गिरे हैं पावर प्ले में। तो यह अब एक पैटर्न बन गया है, जैसे कोटा पूरा हो रहा हो। अब इसे कैसे यूज करें? अब आपको यह समझ आ चुका है कि फर्स्ट इनिंग्स के ओपनर रिस्की हैं, उन्हें पिक करते वक्त 2 बार सोचो। सेकंड इनिंग्स के ओपनर सेफ और वैल्यू वाले पिक्स हैं, इन्हें जरूर पकड़ो। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओपनर गेटिंग डिसमिस्ड इज वेरी हाई। यह साइंस नहीं है, ट्रेंड एनालिसिस है। पर हां, डेटा बेस्ड प्रिडिक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप इसे अपनी फैंटेसी टीम में स्मार्टली यूज कर सकते हो। सेकंड इनिंग्स के ओपनर को छोड़ना नहीं है, वही गेम चेंजर्स साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं टॉस बेस्ड एनालिसिस की, खासकर इस वेन्यू वानखेड़े पर। पिछली बार हमने एमआई की एनालिसिस की थी, अब देखेंगे वेन्यू पर टॉस का क्या असर पड़ता है और आईपीएल 2024 में इसका क्या ट्रेंड रहा है। विल जैक्स 2 इनिंग खेल चुके हैं, एक में 8 रन, दूसरी में 16 रन, मतलब अब तक कुछ खास नहीं किया है। तिलक वर्मा स्कोर 22, 32 और 24। बड़े रन नहीं है, लेकिन यह 25 से 30 रन की रेंज में लगातार टिके रहते हैं, यानी फैंटेसी पॉइंट्स के लिए एक सेफ पिक सूर्य कुमार यादव, सुअर
अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन पिछली इनिंग ब्रेकडाउन में देख चुके हैं। इस वेन्यू पर बेहद मजबूत रिकॉर्ड है। जसप्रीत बुमराह बुमराह हैं तो बस टीम में रखना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड शानदार है, चाहे फिट हो या ना हो, इंपैक्ट हमेशा रहता है। पिछले मैच में जो बॉलर उभरे, अश्विनी कुमार बुमराह की जगह खेले थे। 4 विकेट लिए थे, लेकिन अब शायद बुमराह ही उनकी जगह वापसी करेंगे। पी विघ्नेश एक मैच में 1 विकेट लिया है। अब आरसीबी के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फील सॉल्ट जब बैटिंग फर्स्ट किया तो सिर्फ 5 रन, लेकिन बैटिंग सेकंड में 55 रन, यानी साफ ट्रेंड है कि सेकंड बैटिंग में ओपनर चलते हैं। विराट कोहली, इनका पूरा डेटा आप आराम से देख लेना। रजत पाटीदार, इन्होंने अभी सेकंड इनिंग में बैटिंग की ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में लगातार स्कोर 25, 31, 48, 50 और 68-50 प्लस का एवरेज। बहुत बढ़िया देवदत्त पडिक्कल, इस वेन्यू पर एक 101 रन वाली सेंचुरी बैटिंग फर्स्ट में स्कोर 37, 54, 29, बैटिंग सेकंड में भी ठीक ठाक 31, 34 बॉल की गति इन्हें सूट करती है। लियाम लिविंगस्टन थोड़ा अनस्टेबल, लेकिन जब चलते हैं तो कम बॉलों में बड़े रन फैंटेसी के लिहाज से उलटफेर करने वाले खिलाड़ी। अब बात करते हैं हेड टू हेड एनालिसिस की, जब मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने होती हैं। हेड टू हेड ओवरऑल ट्रेंड, मुंबई का दबदबा रहा है। आखिरी 5 मैचों में आरसीबी का पलड़ा भारी है, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई ने पूरी तरह से आरसीबी को धो डाला है। आखिरी 8 में से 3 ही मैच आरसीबी जीत पाई है, और 2015 से अब तक आरसीबी ने वानखेड़े में कोई जीत दर्ज नहीं की है। पर्सनल रिकॉर्ड्स, रोहित शर्मा मुंबई के लिए 612 रन, लेकिन अब ध्यान दो, विराट कोहली मुंबई के खिलाफ 913 रन, यानी किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन एवरेज। 30 विराट के लेवल के लिए थोड़ा कम माना जाएगा। कंसिस्टेंसी थोड़ी नीचे रही है। सूर्य कुमार यादव एवरेज कोहली से भी बेहतर और स्ट्राइक रेट भी दमदार। पिछले 2 मैचों में 25 प्लस स्कोर, 19 बॉल 52, और इससे पहले 83। कैप्टेंसी की सोच, ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां स्ट्राइक रेट और रन की क्वालिटी मायने रखती है, वहां सूर्य कुमार यादव ज्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं। यह प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। सिर्फ नाम से नहीं, परफॉर्मेंस से कप्तान चुनो। और अगर सुअर का फॉर्म और ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो कैप्टेंसी की रेस में वे सबसे ऊपर हैं। हार्दिक पांड्या एवरेज 42, बहुत अच्छा। हालांकि रन कम हैं, लेकिन नॉट आउट ज्यादा रहे। बॉलिंग में अब वापस आ चुके हैं, जो प्लस पॉइंट है। जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक रेट 15, यानी हर 15वीं बॉल पर विकेट। पिछला मैच 5 विकेट, गेम चेंजर। जब बुमराह विकेट लेते हैं, मुंबई जीतती है। यह ट्रेंड क्लियर है। पिछली कुछ भिड़ंतें 2022 से 2424, 11 अप्रैल 2024 मुंबई ने 196 रन चेज किए। सूर्य कुमार यादव 19 गेंद 52 रन। रजत पाटीदार 26 बॉल 50 बुमराह, 5 विकेट, एक और मैच। सुअर 83 रन उससे पहले। तिलक वर्मा और विराट 80 प्लस रन उससे पहले। सुअर फिर से 50, विराट 48। कंक्लूजन, पिछले 4 मैचों में या तो सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली ने जरूर कुछ बड़ा किया है। जब बुमराह चले, मुंबई जीतती है, और जब आरसीबी जीती तो उनकी टॉप ऑर्डर ने 150 से 200 रन आराम से बनाए और आधी टीम आउट नहीं हुई। सबसे जरूरी बात, हेड टू हेड भी यही कहता है कि चेजिंग बेनिफिट देता है, यानी अगर टॉस जीतकर चेज मिले तो वहां से बड़ा फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की जो इस सीजन में या तो नई टीम में आए हैं या ट्रांसफर हुए हैं, और उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, खासकर इस वेन्यू और मुंबई इंडियंस के खिलाफ। दीपक चाहर सीएसके से, बॉलिंग फर्स्ट डिसेंट प्रदर्शन, बॉलिंग सेकंड 0 विकेट, यानी कोई प्रभाव नहीं। लेकिन इस वेन्यू पर इनकी स्विंग मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में मूवमेंट मिलती है। स्विंग के लिए बेस्ट वेन्यू में से एक, लियाम लिविंगस्टन मुंबई के खिलाफ एक बार 62 रन बना चुके हैं। मतलब अगर ये सेट हो गए तो तबाही मचा सकते हैं। तेजी से रन बनाते हैं, ड्रीम 11 में स्ट्राइक रेट बोनस दिला सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार कंसिस्टेंट हैं, लगभग हर मैच में 1 विकेट। मुंबई के खिलाफ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड नहीं, लेकिन भरोसेमंद गेंदबाज हैं। जितेश शर्मा एवरेज 56 वर्सेस मुंबई, 2 बार नॉट आउट। स्कोर 30 और 49 गुणा, और यह बैटिंग फर्स्ट में किया है, जो इस वेन्यू पर मुश्किल माना जाता है। ड्रीम 11 में विकेट कीपर के पॉइंट्स भी दिलाते हैं। अगर फील्ड सॉल्ट की जगह लेना हो
तो जितेश एक अच्छा पिक है। कृणाल पांड्या एलएसजी के लिए खेले हैं। बैटिंग में नॉट आउट रहे हैं 2 बार, यानी एवरेज सुधरी हुई है। बॉलिंग में भी कभी कभार विकेट मिले हैं। कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं, लेकिन काम चलाओ प्लेयर। फील्ड सॉल्ट वर्सेस मुंबई, 2 मैच, दोनों में बैटिंग फर्स्ट स्कोर। 5 और 6 रन, मतलब मुंबई के खिलाफ अब तक फ्लॉप रहे हैं। हालांकि उनकी क्लास और इंटरनेशनल रैंकिंग जबरदस्त है। T20 बैटिंग रैंकिंग में नंबर 3 पर फिर भी मुंबई के खिलाफ रिकॉर्ड देखें तो भरोसा डगमगाता है। लेकिन ड्रीम 11 टीम में मैं अभी भी उन्हें रख रहा हूं, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में अगर बैटिंग आई तो बदल सकते हैं मैच। और वो वाला ट्रेंड हमने ऊपर देखा था। सेकंड इनिंग ओपनर्स के मजे। अब अगर प्लेयर बैटल्स की बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स सामने आते हैं, खासकर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स को लेकर। रोहित शर्मा वर्सेस बॉलर्स, 2022 से 23 में आउट हुए थे। एनगिडी, शेफर्ड, लिविंगस्टन और हजलवुड के खिलाफ। एनगिडी और शेफर्ड तो इस मैच में शायद खेलते नहीं दिख रहे। लियाम लिविंगस्टन और शुभेश अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो बॉलिंग की शुरुआत नहीं करेंगे। हजलवुड ही असली खतरा है रोहित के लिए, खासकर पावर प्ले में। 2024 में भी हजलवुड ने रोहित को सिर्फ 3 बॉल पर आउट कर दिया था। अगर रोहित हजलवुड से बच गए तो फिर ज्यादा बड़ा खतरा नहीं दिखता। विल जैक्स 2024 में शेफर्ड के खिलाफ आउट हुए थे, लेकिन जैसा कहा, शेफर्ड शायद नहीं खेल रहे इस मैच में, यानी उनका भी एक बड़ा खतरा टल सकता है। हजलवुड यहां भी सरप्राइज फैक्टर बन सकते हैं। सूर्य कुमार यादव 2023 में हजलवुड के खिलाफ आउट हुए थे। एक बार कुणाल पांड्या के हाथों भी आउट हुए हैं, लेकिन बाकी सारे बॉलर्स के खिलाफ उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगर जल्दी विकेट गिरते हैं और सूर्या जल्दी आते हैं तो फिर से हजलवुड से सतर्क रहना होगा। नमनधीर पिछले साल का रिकॉर्ड 7 बॉल 0 रन 1 विकेट, यानी पूरी तरह फ्लॉप अगर प्लेइंग 11 में आते भी हैं तो रिस्की पिक है। कुल विश्लेषण, हजलवुड इस पूरे मुकाबले में सबसे बड़ा डिसरप्टर हो सकते हैं, खासकर रोहित और सूर्या के लिए। रोहित को पावर प्ले में बचकर निकालना होगा। विल जैक्स और सूर्या अगर हजलवुड के स्पेल से बच गए तो फिर स्कोर बना सकते हैं ड्रीम 11 में। हजलवुड को पिक करना स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि वो शुरू में विकेट निकाल सकते हैं। यह सीनारियो मोस्ट लाइकली तब बनता है जब सूर्य कुमार यादव, स्काई, नंबर 4 पर ही बैटिंग करने आते हैं और विराट कोहली चेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन उलट जाती है, जैसे विराट बैटिंग फर्स्ट आ जाते हैं और स्काई चेस कर रहे होते हैं, तो फिर मेरी पिकिंग स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। अगर स्काई चेस कर रहे हैं और विराट बैटिंग फर्स्ट, तो मैं हार्दिक और स्काई को पिक करूंगा, क्योंकि स्काई चेस में जबरदस्त खेलते हैं और हार्दिक विकेट्स निकाल सकते हैं। उस केस में क्या करना है? स्पोर्ट्स बाजी जैसी साइट्स जहां पुराना पॉइंट सिस्टम है, जहां बॉलिंग के ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, वहां हार्दिक को जरूर लेना चाहिए और स्काई को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर विराट चेस कर रहे हैं तो फिर नए पॉइंट सिस्टम में विराट को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि चेस करते हुए उनका गेम मजबूत रहता है। डिफरेंशियल पिक्स के तौर पर रजत पट्टीदार को जरूर ट्राई करो। उनका किसी भी टीम के खिलाफ खराब रिकॉर्ड नहीं है और जब भी खेले हैं क्लास दिखाया है, जिनको ड्रॉप किया जा सकता है। रोहित शर्मा और फील सॉल्ट साल्ट के नंबर्स कुछ खास नहीं है। हां, अगर लक फेवर करता है तो चल सकते हैं, लेकिन पुराने पॉइंट सिस्टम में आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो, खासकर ग्रैंड लीग्स में। आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे। अब बात करें बॉलिंग की तो बुमराह, बोल्ट और हजलवुड, ये तीनों मेन बॉलिंग पिलर्स हैं। अब एक चीज और देखनी है, रोहित शर्मा फिट हैं या नहीं। फिलहाल मैंने रोहित को नहीं रखा है और उनकी जगह तिलक वर्मा को रखा है, साथ में फिल सॉल्ट को भी। अगर आपको चेंज करना हो तो आप रायन रिक्टन और रोहित शर्मा में से किसी एक को चुन सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही है कि बैटिंग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ड्रीम 11 में क्या करना है? जीएल, ग्रैंड लीग जरूर खेलनी है। स्पोर्ट्स बाजी पर इस मैच में 1 लाख रुपए का फ्री कॉन्टेस्ट है। जाओ खेलो। मैंने तो ज्वाइन कर लिया जल्दी से। मेरी टीम कौन सी है? जैसे मैंने पहले बताया, जैसे ही मैं यहां पहुंचा, हार्दिक पांड्या, कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन, बाकी पूरी टीम बैलेंस्ड है। एक जरूरी बात, फिल सॉल्ट को 14% लोगों ने कैप्टन बना रखा है, लेकिन मैं कहूंगा कि स्मॉल लीग में गलती से भी मत बनाना। स्मॉल लीग में सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कुछ डिसाइड करता है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। ऑल द बेस्ट।